आज हम कचहरी पहुंचे हैं जहां मुकदमों की जंग हुआ करती है। लेकिन दिल्ली में तो हालत पतली हो रही है। दारू पर क्या कहेंगे आप? है। तो आप झाड़ू लेकर के घेरते हो और वो आपको दारू लेकर के घेरते हैं। क्या करेंगे निकाय चुनाव में आप? बिहार पर भी लोग मरे, बिहार की बात आप नहीं करते हो। बिहार की बात हम क्यों करें? हम चित्रकूट की क्यों ना करें? ये जब होता भाजपा है। यहाँ नगर में कभी जीते नहीं, अवसर था लड़ जाते आप नगर पालिका का चुनाव। आरती जी चित्रकूट ने के पिछड़ेपन के लिए आप किसको जिम्मेदार, कोई नाम बता सकते हैं? किसको मानेंगे मुखिया? कम आज हम कचहरी पहुंचे हैं जहां मुकदमों की जंग हुआ करती है। लेकिन निकाय चुनाव में जनता और उम्मीदवारों के बीच और दलों के बीच भी एक जंग होने जा रही है। कचहरी आने का मकसद सिर्फ इतना था कि आम आदमी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं संतोषी लाल शुक्ल, ये उनका कॉफ़ी हाउस है और कॉफ़ी हाउस के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो मुझे एक बहुत ही प्रेरक लाइन दिखी जिससे मुझे लगा कि बताना चाहिए। बहुत कम ऐसी जगहें आपको मिलेंगी, चाय तो हर जगह बिकती है, कॉफ़ी तो हर जगह बिकती है, लेकिन सीखने के लिए क्या मिलता है? दाम दे करके कॉफ़ी पी करके अगर सीखने के लिए कुछ मिल जाए तो एक बहुत बड़ा काम इंसानियत का हो जाता है। बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, एक प्रेरक वाक्य है कि कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। इस बुराई के विरोध के लिए ही आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोषी लाल शुक्ल से कि बुराई कितनी फैल गई है राजनीति में, समाज में और आपके आसपास। आप तो ऐसी बुराई के अड्डे पर रहते हैं। जी बिल्कुल। बुराई तो आप देख ही रहे हैं कितने चरम पे है, और हमारे खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ तो एक जातीयता की बहुत बड़ी बुराई है। समाज में तो तमाम दूषित तरह के लोग रहते ही हैं, और हमको भी ऐसी जो प्रेरणा स्रोत कुछ लेख मिलते हैं। अच्छा, इससे पहले भी हमने कुछ प्रेरक वाक्य आपके यहाँ देखे थे, इसके पीछे आपका क्या मकसद है? मकसद क्या है जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है वो लिखना चाहिए। समाज के लोग, अब यहाँ कॉफ़ी हाउस है, न्यायालय है, यहाँ पे आते हैं बहुत से लोग, देखते हैं, प्रेरित होते हैं। कौन सा आदमी किससे इंस्पायर हो जाए और अपने किसी कैरेक्टर पे सुधार ले आए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ग्रेट पॉइंट है ये। चूंकि राजनीतिक इंटरव्यू बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर पर सुधार लाने के लिए जो बड़ी बात इन्होंने कही है, ये बड़ी बात है। अब इससे आगे बढ़कर के हम थोड़ा चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक आ गया है। आपका प्रचार प्रसार काफी तेज दिखता है, क्या है वो नारा? नारा हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने दिया है, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। आम आदमी पार्टी जिसके लिए जानी जाती है, माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में जिसके लिए जाने जाते हैं पूरे देश दुनिया में, हमारा जो उद्देश्य था आम आदमी की लड़ाई लड़ना, आम आदमी के सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ना, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ना, वो हम लड़ते आ रहे हैं। सड़क से संसद तक हमारे जितने नेता हैं। लेकिन दिल्ली में तो हालत पतली हो रही है, दारू पर क्या कहेंगे आप? दारू पे हमको क्या कहना है? दारू पे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। दारू पे गुजरात पे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। दारू की पॉलिसी पे जो जिस पे हमारे मनीष जी को जेल में डाला गया, उसका लास्ट साइन किसने किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। जब उनकी सहमति पे ही कोई फाइल आगे बढ़ती है, उनसे तो कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। एलजी साहब, आपने जब दस्तखत किया और इसमें सुधार करने के बाद किया, फिर मनीष जी की क्या गलती है? मनीष जी कहाँ डायरेक्ट है? तीन चार सीट लगा चुकी है सीबीआई। 3-4 सीटों में ना फर्स्ट चार्जशीट में मनीष जी का नाम आया, ना सेकंड चार्जशीट में मनीष जी का नाम आया। अभी चंद दिनों पहले थर्ड चार्जशीट भी लगी, उसमें भी मनीष जी का नाम नहीं आया। तो आप झाड़ू लेकर के घेरते हो और वो आपको दारू लेकर के घेरते हैं। क्या करेंगे निकाय चुनाव में आप? नहीं, दारू लेके घेरने के लिए भाजपाइयों के पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि गुजरात में कितने सैकड़ों लोग मर गए, जहां ड्राई एरिया है, जहां दारू बिकती नहीं है, वहां पर लोगों की जान जा रही है। बिहार पर भी लोग मरे, बिहार की बात आप नहीं करते हो। बिहार की बात हम क्यों करें? हम चित्रकूट की क्यों ना करें? चित्रकूट में राजापुर में दारू पी करके कितने दर्जनों लोग मरे, 2 दर्जन से ज्यादा लोग मरे। उस पे कई लोगों के ऊपर कंप्लेन हुई, कई लोग सस्पेंड हुए। उस पे क्यों ना करें? हम बिहार दिल्ली काहे को जाएं? उत्तर प्रदेश के मुद्दा क्यों नहीं बनता? मर जाते हैं लोग, ठीक है, आप बात सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जनता के बीच ये मुद्दा तो नहीं बन पाता ना। मुद्दा तो हम लोग तो अपने जो कार्य हमको करना चाहिए, सुधारने का कार्य, हम वो कर रहे हैं। जनता को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मरना पसंद है कि जीना पसंद है, अपने बच्चों का भविष्य पसंद है या भक्ति पसंद है किसी पार्टी किसी नेता की, ये तो जनता पे निर्भर करता है। जनता उसको वोट देती है।
हम तो जागरूक कर रहे हैं, पत्रकार बंधु भी जागरूक कर रहे हैं, आप भी जागरूक कर रहे हैं। हमसे रूबरू करवाते हैं, दूसरे नेताओं से रूबरू करवाते हैं, हमारे विचार लेके जाते हैं, दूसरे नेताओं के विचार लेकर के जाते हैं। अब जनता को किसको चुनना है, कौन उनके स्वार्थ में सही निकलता है, कौन उनके बच्चों का भविष्य सही संवारने के लिए कर रहा है, ये तो हमारे तो अभी विधायक के चुनाव भी हुए थे, उस वक्त भी आपके पार्टी से प्रत्याशी आए थे? जी, मैं स्वयं प्रत्याशी था, आम आदमी पार्टी से विधानसभा का प्रत्याशी था। गांव-गांव में गया और मैंने प्रचार किया, गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया और हमको इस करीब 3000 प्लस वोट मिले जिले से और हम उतने 3000 लोगों को जागरूक करने में सफल हुए। मैंने जब पहले ही आपको बताया था कि हमारे यहाँ तमाम जाति-पात की बुराइयां चल रही हैं, तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए हमारी निकाय चुनाव में आप बुराई को दूर कर ले जाओगे, लगता है आपको? शहर का चुनाव है, दूर कर ले जाएंगे, प्रयास तो कर रहे हैं। अभी हमारी आपको बधाई हम देना भूल गए थे कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। चुनाव आयोग ने 10 तारीख को घोषित कर दिया, सबसे कम समय में 10 साल में, और 10 तारीख को एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो अखबारों में कल हमको पढ़ने को मिली, उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि 3 पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को ब्रेक करके आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हुई। हम तो जैसे गुजरात का चुनाव जीते थे वैसे ही राष्ट्रीय पार्टी बन गए थे। घोषणा तो अभी हुई है सरकारी तौर पर, जिसमें आपकी शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, अब वो हट गई राष्ट्रीय ठीक है। पार्टी। अभी हम वहाँ क्यों जाएं, हम निकाय चुनाव पर ही रहते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आपको बधाई हमारी ओर से भी रहेगी। लेकिन आप बताओ कि यहाँ नरेंद्र गुप्ता और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आने वाला है, भाजपा का प्रत्याशी आएगा, वर्तमान में जो नरेंद्र गुप्ता नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, ये 5 सालों में जो काम हुआ है, आपको क्या दिखता है? नगर पालिका का क्या तस्वीर बन रही है? हमारे यहाँ के जो नरेंद्र गुप्ता जी चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी से और फिर चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी से तो विश्वास उखड़ चुका है जनता का, क्योंकि उनको पता है जो समाजवादी को हमने वोट दिया तो ये चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि जब से करबी की नगर पालिका बनी, चित्रकूट करबी की, तब से आज तक भाजपा का कोई जीता नहीं है, तो आगे भी जीतने के चांस नहीं है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वाले, झाड़ू वाले आ चुके हैं। जो नगर पालिका की सफाई, नगर पालिका का चुनाव होता है साफ सफाई के लिए होता है। भाजपा यहाँ नगर में कभी जीती नहीं? कभी नहीं जीती है, ऐसा लोगों ने बताया कि जब से यहाँ नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार जीते या तो कोई दूसरे दल के जीते, लेकिन भाजपा कभी नहीं जीती है। तो आगे जीतेगी इसके भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि पहले तो आम आदमी पार्टी थी नहीं, अब आम आदमी पार्टी जागरूक कर रही है, तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। इस चुनाव से हम एक परचम लहराना चाहते हैं। कौन हो सकता है आपका प्रत्याशी? हमारा प्रत्याशी अभी संभावित उम्मीदवार है संतोष कुमार सोनी जी हैं। बहुत ही अच्छे मिलनसार व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं और हर दुख सुख में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, तो समाज में अच्छी उनकी प्रतिष्ठा है। मैं उनके साथ कई जगह आप खुद क्यों नहीं लड़ गए थे? अवसर था, लड़ जाते आप नगर पालिका का चुनाव। जैसा अभी आपने कहा अवसर था, हम अवसरवादी नहीं है ना। अगर अवसर को हमें ताकना होता तो हम क्यों नहीं दूसरे दलों में चले जाते। 10 सालों से हम आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर हमको अवसर से ही प्यार होता तो हम ये त्याग क्यों करते। हम तो चाह रहे हैं ना कि ये जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड और हमारा चित्रकूट, आपको पता है विधानसभा चुनाव से पहले एक पेपर में खबर छपी थी, अमर उजाला ने टॉप पे छापा था, चित्रकूट का नाम क्या था। नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी कि हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर का राज्य है पिछड़ेपन में, और उस पिछड़ेपन में हमारा बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा खंड है, और उस बुंदेलखंड में सबसे पिछड़ा नंबर 1 पे कोई जिला है वो अपना चित्रकूट है। जिस चित्रकूट में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम 12 साल किए वनवास, उस चित्रकूट का इतना बुरा हाल किन लोगों ने किया? हमारे राजनेताओं ने किया। हमारे उत्तर प्रदेश में दर्जन भर से ज्यादा प्रधानमंत्री शायद बन चुके हैं और 1 दर्जन प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश दे चुका, उसके बाद सबसे पिछड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। इसके बारे में कौन चर्चा करता है, कौन डिबेट करता है? हमारा बुंदेलखंड जहां से सबसे ज्यादा राजस्व का पैसा जाता है वो सबसे पिछड़ा ही माना जाता है, पिछड़ेपन का पैसा उसको आता है, एहसान किया जाता है। और यहाँ हमारा चित्रकूट उसमें भी सबसे ज्यादा पिछड़ा है, तो ये अगड़ा कब होगा? हम तो आज 40 साल की उम्र हमारी हो गई समझदार होते होते, तो हम तब से अखबार पढ़ते आ रहे हैं जब से कुछ हमारा
पढ़ने लगे हमारा बुंदेलखंड पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा, तो अगड़ा कब होगा? अगड़ा ले जाने के लिए पिछड़े होने की जो आग आपके सीने पर नजर आ रही है, ऐसी आग जनता के मन में होती तो समझती कि आपकी बातों को समझ पाएगी, आपको जनता विश्वास को है? तो जागरूक कर रहे हैं, जनता को यही तो हम बता रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले एक चुनाव हुआ था, उसमें उमा भारती जी को भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड का प्रभारी बनाया था, और उस प्रभारी बनाने के पीछे यह था कि बुंदेलखंड को राज बनाएंगे। उमा भारती जी ने के पिछड़ेपन के लिए आप किसको जिम्मेदार, कोई नाम बता सकते हैं, किसको मानेंगे मुख्यतया? कंप्लीटली हमारे राजनेताओं को मानते हैं, क्योंकि राजनेताओं में अगर ये कैपेबिलिटी होती, ये हिम्मत होती, तो वो लोग इसको आगे ले जाते, सदन में अपनी बात रखते, इसको आगे ले जाने की कोई प्लानिंग रखते, अपने विकास के लिए ले करके रखते। तो जब यहाँ उनको निधि मिलती है, जनता उनको चुन करके भेजती है, निधि को कितने विधि से हम खर्च करें वो नहीं आता है, बल्कि उसका कमीशन खोरी आता है। किसी के ऊपर आरोप लगता है 10% लेता है, कोई 20% लेता है, ऐसे आरोप से नेता हमारे घिर जाते हैं। तो सरकारी तबका तो करेगा ही नहीं ना, आप पैसा लेंगे तो कैसे वो काम करेगा? तो ठीक है, अभी नगर पालिका का चुनाव आ रहा है, हो सकता है कि जनता आपको चुन ले, या अभी बहरहाल क्या चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या विकास कर सकती है, ये बता दीजिए। जनता को कैसे विकास करेगी, किस किस विधि से करेगी, यही बता दीजिए। आम आदमी पार्टी हर महीने में जो कार्य होंगे हमारे, उनकी पूरी गतिविधियां बताएगी। एक सही कार्य नेता कैसे करता है वो तरीके बताए जाएंगे। अभी तक ईमानदार नेता को देखा नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश वालों ने और चित्रकूट वालों ने। अगर देखा होता ना कार्य, दिल्ली में जाकर के देखिए कि जो विधायक चुन करके जाते हैं वो काम कैसे करते हैं, वो तरीके क्या है, वो तरीकों से लोगों को परिचय नहीं है। यहाँ तो लेटर पैड में दस्तखत करवा लो विधायक जी सांसद जी का, इतना तरीका लोगों को पता है, सिफारिशें करवा लो, इतना तरीका पता है, लेकिन काम क्या होता है? अधिकारियों के पास क्यों जाते हैं काम को लेकर के, नेताओं के पास क्यों नहीं जाते हैं? सिफारिशें लेकर के क्यों जाते हैं? नेता क्यों नहीं काम करवाता है? यही दिल्ली ने सिखाया है, यही आम आदमी पार्टी सिखा रही है कि आप हमको चुन करके भेजेंगे तो आपको आपके वोट की वैल्यू पता चलेगी। हम यही जनता को बताते हैं। हमारा जो हाउस टैक्स, हाफ वाटर टैक्स माफ का नारा दिया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पूरे उत्तर प्रदेश में, वो इसीलिए दिया है कि जब आप वोट देते, जैसे हमारे करबी नगर पालिका में ही आप देख लीजिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी में चेयरमैन हमारे हुए हैं माननीय नरेंद्र गुप्ता जी, तो इन्होंने पहले लगता था हाउस टैक्स, अब लगता है कमरे कमरे का टैक्स। कितने कमरे हैं इस घर में उतना टैक्स, कितना बढ़ा दिया इन्होंने। तो कितना बढ़ा दिया है? अभी किसी के यहाँ 500 रुपए का आता है, किसी के यहाँ 400 300 इस तरह से आ रहा है लोगों को। तो टैक्स पे लोग करा रहे हैं ना, कि पहले तो हाउस टैक्स लगता था, अब कमरे कमरे का टैक्स लगा रहे, कैसे चार्ज है इनका। तो वो सब हम हाफ करेंगे, जो भी टैक्स ये ले रहे हैं उसको हाफ करेंगे, वाटर टैक्स माफ करेंगे। और साफ सफाई, अभी यहाँ पे आप जाएंगे पार्कों में, एक धुस मैदान में हमारे यहाँ पार्क है, आप देखिए वहाँ झूला है, एक ऐसे टंगा है, एक ऐसे टंगा है, टूट गया, कुर्सियाँ टूट गई, तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हैं। यही न्यायालय के बाहर झूला है, एक इधर मुंह फाड़ के बैठा है, एक उधर मुंह फाड़ के, मतलब जो आपने पैसा गवर्नमेंट का लगा दिया, हमारे टैक्स का पैसा है, उसको संभालेगा कौन? आपने खर्च कर दिया, बस मुक्ति। अरे उसको सही सुरक्षित रखने का भी जिम्मेदारी तो आपकी है। किस एजेंसी को आपने ये काम दिया है? ये पार्क हमने बनवा दिया है, ये पार्क अगर 5 साल तक टूटेगा तो इसकी रख रखाव की व्यवस्था आपकी है। किसको दिया है आपने वो जिम्मेदारी? किसके ऊपर आपने कार्रवाई किया कि झूला टूट गया या चोरी हो गया या कुछ भी पार्क का नुकसान हो रहा है तो आपको हम पनिश करेंगे? ऐसे कोई व्यक्ति है आपके पास? नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट का पैसा आया, उसे लगाया, कमीशन खाया, छुट्टी पाया। तो चलिए एक अंतिम सवाल, योगी के बुलडोजर के सामने केजरीवाल का झाड़ू यूपी में चल पाएगा? बुलडोजर अगर दमनकारी होगा तो जरूर चलेगा। जहां दमन हुआ है वो माँ बेटियों को जिस बुलडोजर से न्याय करते हैं, दमन नहीं। ये न्याय होता है? एक अबला नारी को, एक बच्ची को आपका बुलडोजर जला देता है, आग में ढकेल देता है, ये न्याय है? यह है योगी जी का न्याय? इसी न्याय के लिए हमने बुलडोजर की आहुति दी है। पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, हमने भी अपने कार्यालय में बुलडोजर को जलाया है, आहुति दी है, स्वाहा किया है। लेकिन माफियाओं का स्वाहा तो वो कर रहे हैं, मुख्तार का स्वाहा कर दिया, अतीक अहमद का स्वाहा कर रहे हैं, इतने माफियाओं का स्वाहा कर रहे हैं। समानांतर सरकार माफिया तो हटाना चाहिए। हमारे पंजाब की सरकार भगवंत मान जी माफियाओं को हटा रहे हैं, यहाँ पर भी हटा रहे हैं, तो उसके लिए बधाई है। जितने भी माफिया खत्म किए जा रहे हैं, माफिया ही तो दूषित करता है, वही तो संरक्षण देता है।
छोटे छोटे गुंडे तैयार करता है, तो उनको तो हटाना चाहिए, उनके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। लेकिन विवेक के साथ आप जब ऑर्डर करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को ऑर्डर करिए कि कुछ विवेक का इस्तेमाल करिए, आंख मूंद करके नहीं कि 2 महिलाएं अगर अंदर है, अरे 10 घंटे 20 घंटे रही आती, आपका रेस्क्यू चलता है कितने घंटों चलता है, 2 दिन 3 दिन चलता है, 2-3 दिन रही आती, भूख प्यास के मारे वो बाहर आती, तब आप उसका घर जला देते अगर अवैधानिक बना रखा था। वो अंदर है, आपने बुलडोजर चला दिया, वो जल के मर गई, उसके साथ कौन न्याय करेगा? तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि इस बार का जो नगर निकाय का चुनाव है, शहर के चुनाव में बहुत बड़े बड़े मुद्दे आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी की एंट्री से और जिस प्रकार से इनके जिला अध्यक्ष अपनी बात रखते हैं, वो बात अगर जनता वास्तव में ठीक ढंग से सुन लेगी और ये संप्रेषण बातचीत करने का जो तरीका है वो सही तरीके से होता रहेगा, तो इस चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और लड़ाई जो कहते हैं कि सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई होगी, वो त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप।